वेदांता ने फाइनली डिसाइड कर लिया है या फिर ये प्रपोजल सामने रखा है कि अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर डीमर्ज करेंगे। आपको याद होगा 2021 में इन्होंने बिजनेसेस को मर्ज किया था और अब ये डीमर्जर पर स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी 5 नई यूनिट्स दरअसल वेदांता से ही निकालती हुई दिखाई देगी और कुल मिलाकर 6 यूनिट्स होंगी जो वेदांता की रहेंगी। जो 5 नई यूनिट्स आएंगी उनको अलग से लिस्ट भी किया जाएगा। वो 5 नई यूनिट्स क्या हैं वो आपको मैं फटाफट से बता दूं। इसमें आपको ध्यान देना है, वेदांता रहेगा जिसमें हिंदुस्तान जिंक भी जुड़ेगा, कंपनी के सेमीकंडक्टर बिजनेस आएगा और कुछ डिस्प्ले का कारोबार आएगा। फिर वेदांता एल्यूमिनियम है, वेदांता बेस मेटल्स का कारोबार है, वेदांता ऑयल एंड गैस रहेगा, वेदांता स्टील एंड फेरिस और साथ ही साथ वेदांत पावर। ये अलग इकाइयां रहेंगी और करीब 12 महीने से 15 महीने का समय लग सकता है। यानी कि इफ एट ऑल सारे अप्रूवल्स आ जाते हैं तो FY25 तक वो 5 नई यूनिट्स दरअसल लिस्ट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये इनफैक्ट एक बड़ा एजेंडा कंपनी सामने लेकर आ रही है। अब कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कंपनी को लग रहा है कि यहां पर बड़े पैमाने पर वैल्यू अनलॉकिंग के मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग बिजनेस यूनिट्स अपने हिसाब से दरअसल अपने बिजनेस को परस्यू कर पाएंगी। यहां पर आगे जरूरत पड़ी तो आसानी से स्ट्रेटेजिक प्लेयर को भी लाया जा सकता है किसी भी रिस्पेक्टिव यूनिट में। और साथ ही कंपनी ये भी कहती है कि निवेशकों को भी मौका मिलेगा, जिस बिजनेस में वो चाहे वो अलग से निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इन सारे बिजनेसेस में किसका ज्यादा योगदान रहा है। अगर आप EBITDA के लिहाज से देखें तो वेदांत, जिसमें ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक भी है, उसी का सबसे ज्यादा EBITDA का योगदान रहा है FY23 में 50%। उसके बाद वेदांत ऑयल एंड गैस आता है केन इंडिया के तहत और बाकी बिजनेस का है। रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कमाई एल्यूमिनियम बिजनेस करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद वेदांत आता है और ऑयल एंड गैस बिजनेस आता है। लेकिन ये क्लियरली नंबर्स हैं। हालांकि इस पूरे उपकरण में अभी भी साफ नहीं हो रहा है कि कंपनी के ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या है डेट चुकाने की, उसके लिए क्या कुछ उपाय आ रहा है या नहीं। आप सब जानते हैं कि कंपनी के ओवरऑल जो बुक्स है, जो कंपनी के पेरेंट है वेदांता रिसोर्सेज, जिसका नाम बदलकर अब वेदांत इंक बन जाएगा, करीब करीब $6 बिलियन से ज्यादा का कर्ज इनको चुकाना है। FY25 तक $3 बिलियन के पेमेंट्स देने हैं। FY24 के अंत तक 1.3 से 1.4 बिलियन के पेमेंट्स दे रहे हैं। अब भी कुछ सफाई नहीं आई है कि इस पूरे प्रक्रिया के बाद इनकी जो डेट कम करने की स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी। लेकिन बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत, और यहां पर ऑफ कोर्स NCLT में जाना है, बोर्ड से अप्रूवल आना है, एक लंबा प्रोसेस रहेगा। भाई साहब, रखिए वेदांता को अपने रडार पे। ये कहानी है, सुनने में सब अच्छा लग रहा है। एक धंधा 6 में हो जाएगा, क्लीन है, सबका एक एक स्टॉक हर पे एक मिलेगा। उस स्ट्रक्चर को लेके इश्यू नहीं है, पर आप लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे। ब्रोकरेजेस देखिए क्या कह रही हैं। सिटी वेदांता क्लोज कितने पे हुआ था? 222 पे फ्राइडे को। सेल कॉल 225 का टारगेट, कहीं नहीं जा रहा इनके हिसाब से ये स्टॉक। CLA से अपग्रेड करता है पर लक्ष्य 255 से घटा के 230, वही तो हमारा स्टॉक अभी भी खड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। और इन्वेस्टेक तो सेल कॉल लेकर आया है 180 के लक्ष्य के लिए, यानी कि यहां से 40-45 रुपए और झड़ जाएंगे वेदांता के। ये कहानी है और सही बात है। ये सब अपनी जगह स्ट्रक्चर वो इंपेंडिंग जो पेमेंट शेड्यूल्स हैं उसको कैसे मीटअप करेंगे, अब तक उस पर क्लैरिटी नहीं है। क्यों कर रहे हैं? क्या स्टेक बेचेंगे, धंधा बेचेंगे, क्या होगा वो देखना है। शर्मिला, लोगे वेदांता इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट में 1 का 6 मिलेगा आपको? आई थिंक नॉट। आई थिंक कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स है और मेरे हिसाब से एक तो ये चीज है ही कि वो जो उनका बड़ा डेट है, तो कहीं ना कहीं ये उस हिसाब से पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट ये सोच ही रहा था कि उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड यहाँ देकर वो पैसा पूरा वहां लेकर जाकर रीपेमेंट कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। तो एक तो वो है कि किस तरह से वो उस चीज को करेंगे। मे बी दे विल सेल ऑफ वन ऑफ दीज कंपनीज। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस न्यूज को सेटल होने देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके शेयर्स काफी हद तक जहां मैंने पढ़ा है प्लेज्ड है। सो विल दे बी एबल टू गेट द नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स टू डू दिस काइंड ऑफ स्प्लिट। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब ये कंपनी स्प्लिट हो जाएगी, जैसे हर्षदा समझा रही थी कि उनका जो रेवेन्यू है और उनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबका अपना अपना अलग हो जाएगा और उनका डेट भी अलग अलग हो जाएगा। सो द कंपनीज आल्सो कैरी देयर ओन इंडिविजुअल डेट।
सो यस, आई थिंक एज यू सेड, पेपर पे बहुत अच्छा लगता है कि आगे जाकर इस तरह की बात होती है, तो जो बिजनेस आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर द मोमेंट आई वुड रियली जस्ट वेट टू सी कि स्टॉक प्राइस कहाँ पर सेटल होता है, किस तरह से हाउ द रेगुलेटर्स आर रिएक्टिंग टू दिस, और उसके बाद आई थिंक आई वुड टेक अ कॉल, क्योंकि जो स्प्लिट होगा उसमें ऑफकोर्स अट्रैक्टिव बिजनेसेस रहेंगे। तो अनसर्टेनिटी काफी लिंगर करती हुई, थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे इस समय। मैं टेक्निकली जाता नहीं हूं, पहले मार्केट को वर्डिक्ट देने देते हैं, उसके बाद टेक्निकल्स पे कैसा प्लेस्ड है वो एक्सपर्ट से बातचीत कर लेंगे। एक ट्वीट दिखाता हूं बाजार के जाने माने विशेषज्ञ समीर अरोड़ा साहब का, है तो दिखाइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। वीरू देखिए, बैंक, आई हैव सच अ बिग लोन टू यू, I can't have such a big loan to one company. Don't worry. I will break my company into 9 separate companies. Your loan to any one company of our group will now look much lower. Happy? वेदांता तो 6 कर रही है, हिंदुस्तान जिंक 3 कर रही है, पता नहीं, लेकिन समीर साहब ने लिखा नहीं है किस कंपनी की मेंशन कर रहे हैं, मुझे भी आइडिया है नहीं, पर आप लोग ध्यान रखिएगा, शर्मिला भी मेंशन कर रही है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत। ये हो गई वेदांता की कहानी। फ्लिप कर रहा हूं ऑटो सेल्स की तरफ। इस एक्सटेंडेड वीकेंड में अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो रह गया बस, ये आ गया होगा नहीं, बजाज नहीं बस आया। एक को छोड़ के बाकी सारे ऑटो सेल्स के नंबर्स आ गए हैं। हजदा क्विकली, कहां अच्छा है कहां बुरा है? मारुति के साथ शुरुआत करेंगे। लो सिंगल डिजिट में नंबर है, अनुमान से थोड़ा सा फीका यह आंकड़ा है। 1.81 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची है, 4% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी, लेकिन जो अनुमान था वो करीब 1.87 लाख यूनिट्स का था, तो वहां पर कुछ फीके पड़े हैं। टाटा मोटर्स पर आइए, डोमेस्टिक सेल्स में करीब 2% तक का इजाफा, 82,023 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। इनकी सीवी सेल्स ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दी है। टाटा मोटर्स के केस में 12% का इजाफा, वहां पर 39,000 यूनिट से ज्यादा का आंकड़ा, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेल्स में कुछ स्लो डाउन है, 5% की गिरावट। इसको अगर आप बांटेंगे, आइस इंजन में ज्यादा स्लो डाउन है, ईवी बिजनेस ज्यादा स्केल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी कहती है कि कई सारे न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और फेस्टिव डिमांड के चलते यहां पर पिकअप देखने को मिलेगा वॉल्यूम्स में। ये आगे के लिए कंपनी की तरफ से बयान आया है। अब आते हैं M&M पर। M&M के केस में टोटल ऑटो सेल्स जो है वो 17% बढ़कर आई हैं सालाना आधार पर, 75,604 यूनिट्स। एसयूवी सेल्स बहुत ही मजबूत रही हैं। यहां पर यूवी सेगमेंट में, यानी कि यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में हाईएस्ट कंसेक्यूटिव तीसरा महीना है जहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एसयूवी सेल्स में 20% का इजाफा है। 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स इन्होंने बोलेरो मैक्स की ही बेच दी हैं, लेकिन ट्रैक्टर साइड पर थोड़ी सी निराशा है। अब टू व्हीलर साइड पर आते हैं। टीवीएस मोटर के केस में आप देखिएगा, एस्टिमेट नोमुरा का था 3.69 लाख यूनिट्स का, कंपनी ने बेची है 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां, यानी कि 6% का इजाफा देखने को मिला है। टू व्हीलर सेल्स में 7% की ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स में 8% का इजाफा देखने को मिला है। थ्री व्हीलर सेल्स कुछ दबाव में रही हैं। रॉयल एनफील्ड के केस में अनुमान था 78,000 यूनिट्स का, 78,580 यूनिट्स इन्होंने बेची, तो उम्मीद से बेहतर, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 4% का प्रेशर देखने को मिला है। हीरो मोटो के केस में भी अगर आप देखें, सेल्स एस्टिमेट से कहीं ज्यादा है। नोमुरा ने अनुमान लगाया था करीब 5.25 लाख यूनिट्स का, 5.36 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है, 3% की बढ़त यहां पर। एक्सपोर्ट्स में भी पिकअप देखने को मिला है, यह भी एक अच्छा साइन है। कंपनी ने 1% 3 अक्टूबर यानी कि आज से अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल के दामों में इजाफे का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ अब आते हैं ट्रैक्टर साइड पर। तो M&M के केस में, जैसे मैं कह रही थी, थोड़ी सी निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दी है। VST टिलर्स में भी अगर आप देखें, ट्रैक्टर सेल्स करीब 8% नीचे आई हैं, पावर टिलर्स में 1% की ग्रोथ देखी गई है। साथ ही अशोक लेलैंड के नंबर्स जो अभी अभी आए हैं वो भी मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। वहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो कुल बिक्री 9% बढ़ी है, तो सीवी साइड पर वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। घरेलू बिक्री में 10% का इजाफा, MHCV में 13% तक की ग्रोथ देखी गई है। टू व्हीलर्स अच्छा कर रहे हैं, कोई टीवीएस मोटर्स, कोई हीरो मोटोकॉर्प, इवन आयशर ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने डिलीवर करके दिया। कमर्शियल व्हीकल्स, टाटा मोटर्स की सीवी सेल्स में जंप, सिमिलरली सुजुकी सीवी सेल्स स्ट्रांग, सीवीज अच्छा कर रही हैं। ट्रैक्टर्स ठंडे हैं, ये कहानी है। अच्छा, उसमें से सबसे प्रिफर्ड पिक तो मेरे ख्याल सतपुर साहब ने सारे चेक करे थे, तो उनका टॉप कॉल आयशर मोटर्स है। तो आप जानते हैं सबसे अच्छा टेक्निकली कौन सा पॉइस। लेकिन मानस, एक दिग्गज से समझ लेता हूं, मारुति सुजुकी
अब है तो ठंडी सेल्स, साल दर साल 2-2.5% एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड 6-7% जंप की एक्सपेक्टेशन के सामने ठंडी सेल्स मारुति की। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? बहुत अच्छा हमने मोमेंटम देखा है स्टॉक में। देखिए, अगर आशीष जी, अगर हम जो मेन ट्रेंड है उसकी बात करें तो ट्रेंड बहुत बुलिश है मारुति का, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्द हम 11,000 के स्तर भी देख लेंगे मारुति में। तो अगर कोई गिरावट देखने को मिले मारुति में तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे हिसाब से तो गिरावट पे खरीदारी करिए, एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 10,390 के रहेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट 11,000 के आसपास के रहेंगे। लेकिन अगर करंट लेवल्स पे कहीं 4 व्हीलर में ट्रेडिंग करने का मौका है लॉन्ग साइड पे, तो वो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स में क्लोजिंग बहुत बेहतरीन थी, अगर आज कोई डिप मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। 619 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 650 के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स पसंद आता है, ट्रेडिंग करनी है आयशर मोटर्स एक्सपर्ट का पिक था। मारुति गिरावट में खरीदारी करने के मौके जा रहा है चार्ट्स पे 11,000 और उसके पार, तो बाय ऑन डिप्स है मारुति सुजुकी। अपडेट्स पे चलना है, हर्षदा के पास जाऊंगा। Q2 के जितने अपडेट्स आ रहे हैं, अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा, क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। और लक्ष्मण के पास जाना है, फोर्टनाइटली रिव्यू, 15 दिनों की समीक्षा होगी कच्चे तेल की। लक्ष्मण, पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग, क्या निकल के आया? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जो मुझे लगता है जो अपेक्षा थी वही हुआ, और इस बार फिर से विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है। करीब 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, और कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स जो है वो 10,000 रुपए प्रति टन से बढ़ा करके 12,100 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद हुआ कि 6,700 से बढ़ा करके 10,000 किया गया था, यानी महज 15 दिन के भीतर भीतर ये करीब दोगुना होता हुआ दिख रहा है आपको। हाँ, डीजल पे थोड़ी सी राहत है, पिछली बार भी 50 पैसे प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई थी, इस बार भी 50 पैसे प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है, 5.5 रुपए से घटा करके 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। एटीएफ पे थोड़ा सा एक्सपोर्ट ड्यूटी 1 रुपए घटाया गया है, पिछले 50 पैसे घटाया गया था, इस बार 1 रुपए घटाया गया है, 3.5 रुपए प्रति लीटर से घटा करके 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर पेट्रोल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दूं कि एटीएफ और डीजल पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी तय की जाती है वो कच्चे तेल की कीमत, रुपए डॉलर के बीच में जो इक्वेशन होता है, इन सब चीजों को देख करके, एक्सपोर्ट ट्रेंड को देख कर तय किया जाता है, इसलिए वहां पे थोड़ी सी कटौती होती हुई दिख रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी जारी रही तो हो सकता है कि आप जो देखें कि अगला फोर्टनाइटली रिव्यू में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिले। एक और खास बात कि ये जो रिव्यू हुआ है वो 1 तारीख से लागू नहीं हुआ है, ये 30 सितंबर से ही लागू हो गया है। क्यों ये ऐसा क्यों हुआ है? एक दिन पहले क्यों लागू? दरअसल लंबी छुट्टी हो रही थी तो अधिकारियों ने सोचा लंबी छुट्टी हो रही थी तो अधिकारियों ने शायद सोचा होगा छुट्टी में कौन नोटिफिकेशन जारी करे, तो उन्होंने 29 की रात में ही जारी कर दिया नोटिफिकेशन। और जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो जाहिर तौर पे उसमें देरी नहीं की जाती है, तो इमीडिएट तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया 1 तारीख से 30 तारीख से। ठीक बात। तो रखिए भाई, विंडफॉल टैक्स में 21%, लास्ट रिव्यू से इस रिव्यू के बीच में 21% का जंप कच्चे तेल के। दूसरी तरफ क्रूड हो गया करेक्ट, $6 इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट कूल ऑफ हो गया है। हमने जो फ्राइडे को छोड़ा था और आज सुबह जो दिख रहा है, ये सारी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज रडार पे। हर्षदा के पास जा रहा हूं और सारे क्वार्टरली अपडेट्स, आइडिया लग जाएगा किस तरह के रिजल्ट सीजन की हमें करनी है तैयारी। हर्षदा, दिग्गजों में किस किस क्या है? अब बैंकों के साथ शुरुआत करते हैं आशीष। इंडसइंड बैंक पर नजरें रहेंगी। Q2 में कासा रेशो करीब 25 क्वार्टर के लो पर है। डिपॉजिट्स की अगर आप बात करें तो 13%, 14% तक का इजाफा दिखा रहा है। तो यहां पर हमने देखा है अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट ज्यादा बेहतर है, क्वार्टरली बेसिस पर 13.5% तक का इजाफा। फेडरल बैंक की Q2 में कह रहा है कि कासा रेशो 14 क्वार्टर लो पर है, बिजनेस मोमेंटम अच्छा खासा पिकअप दिखा रहा है। इनके डिपॉजिट्स में 23% तक का इजाफा एनुअली और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर करीब 4.6% तक का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही करूर वैसे बैंक भी कह रहा है कि इनके डिपॉजिट्स में 13% की ग्रोथ रही, एडवांसेस 15% बढ़कर आए हैं। अल्ट्राटेक भी आज रेडार पर रहेगा। अल्ट्राटेक के लिए जो ग्रे वॉल्यूम्स ग्रे सीमेंट का है उसमें वॉल्यूम्स 25.24 मिलियन टन के आसपास रही हैं। टोटल भारत की जो सेल्स वॉल्यूम है वो 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अगर आप कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम देखेंगे तो 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। हिंदुस्तान जिंक वैसे भी रेडार पर रहेगा इस पूरे वेदांता के मैटर के लिहाज से, और उन्होंने भी यहां पर एक बिजनेस अपडेट दिया है।
माइंड मेटल में 1% तक का डिप देखा गया है। इंटीग्रेटेड सेलेबल मेटल में 2% तक की गिरावट है और सेलेबल सिल्वर प्रोडक्शन में भी करीब 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये वो Q2 अपडेट है कंपनियों की तरफ से। Q2 अपडेट बुरे नहीं है, काम वाले जितने हैं, इंडसइंड बैंक अच्छा, फेडरल बैंक अच्छा, अल्ट्राटेक अच्छा, तो काम के जितने बड़े अपडेट्स हैं सब अच्छे आ रहे हैं। अगर वो झलक दे रहे हैं Q2 की तो शायद दिक्कत ना आए।